यानी वो फैक्टर्स जो एंजाइम्स की एक्टिविटी पे असर डालते हैं। बहुत से इस तरह फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो अल्टर होंगी, चेंज होंगी। इनमें पहला पॉइंट ये है कि एंजाइम्स कंसंट्रेशन। एक फैक्टर एंजाइम्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मींस मिकदार। The rate of chemical reaction is directly proportional to the enzymes concentration. Directly proportional means जब आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं दूसरा क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ते हैं, इसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोवाइडेड दैट द सबस्ट्रेट concentration maintained at eye level. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनके लिए शर्त ये है कि आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आई लेवल में मेंटेन करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, यानी इनकी एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो एक सिलोलोज है। क्या है? सिलोलोज, कॉटन, सही। सिलोलोज, सिलोलोज लार्ज क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। ये सिलोलोज है, प्रोवाइडेड दैट मेंटेन एट आई लेवल। सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन एंजाइम क्या है? एंजाइम 0% है। एंजाइम 0% है। क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? क्या ये इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अब आपने क्या किया है? एंजाइम 1% बढ़ाया, 1%। तो पहले 0% पे कोई प्रोडक्ट नहीं था, अब प्रोडक्ट बनेगा, सही। प्रोडक्ट बनेगा, वो इनको डाइजेस्ट करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। सेकेंड, आपने एंजाइम मजीद बढ़ाया, 2% किया है। अब बताइए 0% पे ज्यादा थे या 1%? 1। फिर 2% पे ज्यादा होंगे या 1%? क्योंकि इन सब एंजाइम्स को मौका मिला है। अगर आपने एंजाइम मजीद बढ़ाया है तो प्रोडक्ट मजीद ज्यादा बनेगा। शर्त यह है कि सिलोलोज ज्यादा होना चाहिए, सबस्ट्रेट ज्यादा होना चाहिए। कि इस तरह ना हो कि कुछ एंजाइम्स के लिए बस वही सबस्ट्रेट एनफ है, वही एंजाइम्स इनके लिए एनफ है। शर्त यह है कि सबस्ट्रेट आपने इतनी ह्यूज अमाउंट में लेना है कि जितनी आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं उतना ही केमिकल रिएक्शन क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, केमिकल रिएक्शन तेज होंगे। पहले 2% एंजाइम्स काम कर रहे थे, अब 2%, तो जाहिर सी बात है 2% एंजाइम्स की प्रोडक्ट ज्यादा होंगी। अब फिर 3%, जितने आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं उतना ही केमिकल रिएक्शन फास्ट होंगी और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इसको कहा जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यानी सबस्ट्रेट टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन शर्त ये है कि सबस्ट्रेट ज्यादा हो। एंड अदर कंडीशन क्या हो? अदर कंडीशंस आर कांस्टेंट। वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, यानी उनको चेंज नहीं। टेम्परेचर हो, पीएच हो। अब है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फिर क्या है? यहाँ पे एंजाइम्स लार्ज क्वांटिटी में, एंजाइम्स ज्यादा मिकदार में, एंजाइम्स लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट लेट सपोज समझने के लिए सबस्ट्रेट 0%। मिसाल के तौर पर हमारे मुंह में एमाइलेज है, ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन खुराक नहीं है। क्या उनको हजम कर सकते? नहीं। क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं? केमिकल रिएक्शन 0% है। अब आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया है, 2% किया है। यहाँ पे सब एंजाइम्स को यानी मौका मिला है कि वो केमिकल रिएक्शन करे, या इनमें से कुछ एंजाइम्स को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा।
लेट्स सपोज 2% बनते हैं। फिर आपने मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाया है, सबस्ट्रेट मींस जिस पे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, यानी 40% के हैं, तो इनमें से टोटल एंजाइम के लिए कुछ एंजाइम्स को सही वो यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट उनसे ज्यादा बनेगा, यानी 40% ज्यादा उनसे ज्यादा होगा। जितने आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। शर्त यह है कि एंजाइम्स आपने ज्यादा क्वांटिटी में मेंटेन करना है, उनको कहा जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट। केमिकल रिएक्शन इनसार करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। जितनी आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो इतना ही इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन 0 था, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन 2% हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। जितनी आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं प्रोवाइडेड दैट सही यहाँ पे ये है कि आपने एंजाइम्स मेंटेन व्हेन एंजाइम्स मेंटेन एट आई लेवल। शर्त ये है कि एंजाइम ने आपको एंजाइम्स आई लेवल पे मेंटेन रखना है, सही आपने मीडियम में एंजाइम्स को आई लेवल पे बरकरार रखना है। अदर कंडीशन यहाँ पे भी आर केप्ट कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मींस जो टेम्परेचर इस पे क्या असर डालते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी पे। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर मींस जो एवरेज टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी? यानी कोई भी सब्सटेंस हो इनकी पार्टिकल्स की जो एवरेज लेना है। लेट सपोज आप वाटर मॉलिक्यूल ले लें, वाटर मॉलिक्यूल में इनकी जो मॉलिक्यूल है क्या इनकी सबकी स्पीड सेम है या डिफरेंट है? सेम नहीं है, डिफरेंट है। किसी मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा है और किसी का मॉलिक्यूल का स्पीड कम है, डिफरेंट वेलोसिटीज है। तो इन सब की आपने क्या लेना है? एवरेज। इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या कहा जाता है? इनको टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, किस चीज पे इंसार करते हैं? काइनेटिक एनर्जी पे, 1/2mv²। जितनी आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो इतना ही इनकी टेम्परेचर बढ़ेगा। सही, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर मीन यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम्स है इनकी जो मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें कोलिजन होगा। क्या होगा? कोलिजन होगा। स्पीड बढ़ते हैं, टेम्परेचर आप किसी सब्सटेंस की बढ़ाते हैं तो इट मीन इनकी कोलिजन बढ़ते हैं। कोलिजन बढ़ने से इनकी यानी लेट मिसाल के तौर पर ये एंजाइम्स है, इसकी जो एक्टिव साइट है और इसमें जो पिट हो रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? ये एंजाइम्स है और जिसमें जो पिट हो रहे हैं वो सबस्ट्रेट है। तो आप बताएं इनके दरमियान भी यहाँ पे कोलिजन बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? कोलिजन बढ़ते हैं। और कोलिजन बढ़ने से सबस्ट्रेट क्या होंगे? सबस्ट्रेट अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होंगे तो मोर रिएक्टिव होगा। एंजाइम्स का तो काम ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी कम मींस अनस्टेबल। जो एक्टिवेशन एनर्जी मींस वो एनर्जी जो रिएक्शन के लिए दरकार है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से सबस्ट्रेट की जो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, मोर रिएक्टिव बन जाते हैं। सही, तो टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, लेकिन ये खास पॉइंट तक होते हैं। इसको कहा जाता है यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मींस वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। अगर इनसे मजीद बढ़ाए, जैसे हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं 0 सेंटीग्रेड से जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी 37 सेंटीग्रेड, कौन सेंटीग्रेड? 37 सेंटीग्रेड, 0 से 37 मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ। जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है।
37 सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम है, 37 सेंटीग्रेड से बड़ा है एंजाइम्स की एक्टिविटी फिर कम होगी। सही, वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं इसको कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि यानी कम टेम्परेचर पे भी एंजाइम की एक्टिविटी कम है और ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़कर भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होंगी। अब एंजाइम के लिए कम टेम्परेचर नुकसानदायक है या ज्यादा टेम्परेचर? ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर जो है उन इनसे एंजाइम्स डीनेचर होंगे, डीनेचरेशन, एंजाइम्स की डीनेचुरेशन होंगे। ज्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम्स डीनेचर होंगे। एंजाइम्स के दरमियान में मैंने पहले भी बताया कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टेम्परेचर बढ़ाने से वो अपना शेप को बरकरार नहीं रख सकते। जब इनकी शेप चेंज होंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी यानी वो एंजाइम फिर वो काम नहीं कर सकते। सही, इनकी डीनेचुरेशन होंगे। कम टेम्परेचर पे सिर्फ एंजाइम्स डीएक्टिवेट होंगे लेकिन डीनेचर नहीं होंगे। इसी तरह पीएच है, पीएच मींस जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। बहुत सी एंजाइम्स इस तरह होते हैं कि वो खास पीएच पे काम करते हैं। जैसे हमारे मुंह में जो एंजाइम्स हैं अमाइलेज, ये कौन सी मीडियम पे काम करते हैं? बेसिक मीडियम पे, पीएच 8 से 6 इस रेंज में वो काम करते हैं। सही, अगर इनसे मजीद पीएच कम करें तो ये एंजाइम्स डीएक्टिवेट होंगे। हमारे स्टमक में जो एंजाइम्स हैं वो कौन सी एंजाइम्स हैं? पिप्सिन, वो काम करते हैं 1 से 3 रेंज में इस पीएच वैल्यू में। अगर वो एंजाइम्स आप मुंह में डाल दें पिप्सिन, वो खुराक को हजम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कौन से मीडियम है? बेसिक मीडियम है। और मेदे कौन से मीडियम है? एसिडिक। और हम जो हमारे सलाइवा में जो अमाइलेज मौजूद हैं वो स्टमक में क्या कार्बोहाइड्रेट को हजम कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी खुराक के साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ अमाइलेज जा रहे हैं, क्या स्टमक में कार्बोहाइड्रेट को हजम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे कौन से मीडियम है? एसिडिक मीडियम है और इस एसिडिक मीडियम से ये एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सही, इट इज अ पेक्टर इफेक्टिव।